नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में शारीर व्रण निदान यह पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, शारीर व्रण क्या होता है? तो इन्होंने ये पहले बताया कि व्रण के निदान द्विधा व्रण स विज्ञेय शरीरागंतु भेदतः दोषैरादस्तयोरन्यः शस्त्रादिशत संभव। मतलब शरीर और आगंतुक भेद से व्रण के दो प्रकार होते हैं। इसमें शरीर व वातादि दोषों के प्रकोप से और आगंतुक व्रण शस्त्र आदि के प्रहार से होता है। मतलब ये एक तरह का वुंड हो रहा है। आगंतुज वाला जो है वो बाह्य आघात से हो रहा है और शारीर व्रण अपने ही दोषों के प्रकोप के वजह से हो रहा है। तो इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं? शोथा नाम अनुपक्रांता नाम व्रण भावात पत्तेज फिर से मैं बोलता हूँ, शोथा नाम उपक्रांता नाम व्रण भावात पत्ते व्रण निदानम महा द्विधेत्यादि व्रण व्रण गात्र भी चूर्ण ने इत्यास्मात् धात्वातो व्रणस्य साधुत्वं व्रण निरुक्तिश्च शोषतेन कृता यथा वृणोति यस्मात्
दृढ़े अपि व्रणवास्तु न नश्यति आदेह धारणात् अंज तीव्रम व्रण तस्य निरुच्यते सूत्र स्थान अध्याय 21 इति अन्य इत्यागन्तुः आगन्तु व्रणे यद्यपि दोजस्तत्कालम तदात्वे न संचय को प्रसरणशाली विकारकरण समर्थः कल्पयितुं शक्यते तथापि सप्तरात्रं शतोष्म निर्वापरणाय मधुसर्पिरूपयोगात् शीत क्रिया विधानञ्च निज व्रण विलक्षण चिकित्सार्थम व्यपदिश्यते। अर्थात पूर्व अधिकार में कहे हुए 6 प्रकार के व्रण शोध की को यदि ठीक नहीं किया गया तो फुटकर व्रण बन जाते हैं। व्रण शोध को अगर नहीं ठीक किया तो वो व्रण बन जाते हैं, इसलिए व्रण शोध के पश्चात अब शारीर व्रण का निदान लिखते हैं। द्वितीय इत्यादि व्रण शब्द गात्र विचूर्णन में व्रण धातु से सिद्ध होता है, अर्थात जो अंग को विचूर्णित कर दे उसे व्रण कहते हैं। गात्र विचूर्णित है मतलब विचूर्णित कर देता है। व्रण की निरुक्ति सुश्रुत ने इस प्रकार की है जो अंग को चूर्णित कर देता है तथा रूढ़ होने पे घाव के बढ़ जाने पर भी जिसका चिन्ह यावद आयु नष्ट नहीं होता इसे व्रण कहते हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 21 इति। अन्य अर्थात आगंतु शतादि जन्य व्रण होता है। आगंतु अर्थात स्वस्थ शरीर में शतादि प्रहार से होने वाले व्रण में यद्यपि संचय प्रकोप प्रसरणशील एवं विकार उत्पन्न करने में समर्थ पातादि दोष की तत्काल दोषानुसार कल्पना नहीं की जा सकती तो भी 7 दिन तक शतजन्य दाह को शांत करने के लिए मधुघृत के प्रयोग करने से तथा शीतल उपचार करने से दोषज व्रण से विलक्षण चिकित्सा के लिए उसका पृथक व्यपदेश किया जाता है। अर्थात आगंतु व्रण स्वस्थ शरीर में अचानक चोट आदि लग जाने से होता है और दोषज व्रण जो है वो व्रण स्थान पे दोषों के परिपाक आरंभ से ही होता रहता है। यह इन दोनों व्रणों में परस्पर भेद है। आगंतु व्रण में व्रण के तो होते ही कोई दोष कल्पना नहीं हो सकती क्योंकि दोष तो उस समय अपनी साम्यावस्था में रहते हैं, इसलिए शत होने पर तत्काल किस दोष की चिकित्सा की जाए। अथच दोषानुबंध में तो दोष का संचय प्रकोप और प्रसरण मुख्य होता है जिसके अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती है, किंतु आगंतु व्रण में यह सब कुछ नहीं होता है। वहां तो केवल शत होता है और शत होने पर तत्काल रक्त को रोकने के लिए शीतोपचार किया जाता है और उसकी पाक से बचाने के लिए दूसरे उपचार किए जाते हैं जो कि दोषज व्रण से सर्वथा भिन्न होते हैं। इसलिए आगंतुक व्रण को दोषज व्रण से भिन्न मानकर शरीर में होने पर भी उसका प्रत्येक निर्देश किया गया है। पूर्वोक्त व्रण शोथ का ठीक समय पर उपचार न करने से शोथ फुटकर व्रण बन जाता है, इसलिए व्रण शोथ के पश्चात शारीरिक व्रण का निर्देश कहते हैं। व्रण 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और आगंतुक। पहले जो है शारीरिक व्रण वातदी दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होता है। दूसरा आगंतुक जिसे कहते हैं वह स्वस्थ शरीर में अचानक शस्त्रादि द्वारा शत या चोट लगने से बन जाता है। व्रण के दोषानुसार लक्षण कहते हैं। अब वातज शारीरिक व्रण बताएंगे, पित्तज बताएंगे, कफज बताएंगे, सन्निपतिक बताएंगे, रक्तज बताएंगे। तो इसमें क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग ने शारीरिक व्रण के बारे में, आगंतु और इसके बारे में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कंचन मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं व्रण के बारे में, वुंड जो हो जाता है उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए मैम। प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। आगंतुक व्रण तो हम सभी ने देखे हैं और हम सभी देखते रहते हैं। और शारीरिक व्रण जो दोषों के हिसाब से बोले हैं ना, पहले व्रणशोथ है जैसे आपने अब भी बोला, सेम वैसे ही दिखता है सर। व्रणशोथ दिखेगा, फिर उसका अगर मतलब वो वहां पे व्रणशोथ की ट्रीटमेंट नहीं की गई तो वो कभी कभी पाकावस्था में जाके फिर वहां पे व्रण हो जाता है। तो ऐसे कई पेशेंट होते हैं। भगंदर में भी सेम कंडीशन होती है, वेरिकोसिटी जो होती है और पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है, बराबर से ट्रीट नहीं करता है, तो वहां पे भी ब्रन होने के चांसेस रहते हैं। और वो बहुत बार तो नॉन हीलिंग अल्सर टाइप, मतलब काफी महीनों तक सालों तक उनके वैसे ही बने रहते हैं। कंटिन्यूअसली वो पट्टी बंद बांध के रहते हैं, ड्रेसिंग करते रहते हैं, पर वो हील ही नहीं होता है। और डायबिटीज पेशेंट में भी ऐसे ही व्रण होते हैं सर, जो कि खुद होके बॉडी से मतलब दोषों के हिसाब से ही बनते हैं। और बहुत बार उनके जो आगंतुक घाव भी होते हैं तो वो भी जल्दी नहीं बैठते हैं।
ऐसे और जैसे छोटे बच्चे हैं जो बाल तोड़ बोलते हैं ना, तो वो उस टाइप का भी एक टाइप का फोड़ा हो जाता है, वो पक जाता है, फिर वहां पे व्रण हो जाता है। और जैसे बच्चे खेलते हैं या फिर हम बड़े भी, आगंतुक व्रण में वहां पे हमें चोट लगती है, उसका ध्यान नहीं दिया गया या फिर अच्छे से केयर नहीं की गई, तो वहां पे पाक होके वो फूट के वहां पे व्रण बन जाता है। ऐसे ही देखा जाता है सर। जी सर। आपको मैम फर्स्ट ईयर एमडी का जो एग्जाम होता है उसमें कितने मार्क्स मिले थे? 70 मिले थे सर। 70%। 70 पॉइंट कितना? 70 का कंप्लीट 70 था सर। अच्छा, तो कुछ पॉइंट से आप आगे हो गई मोनिका मैम से। मोनिका मैम का हुआ 69.5 हाँ पॉइंट। सर। पॉइंट से आप आगे हैं अभी। जी। हाँ सर, उससे एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पासिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर में, तो जी। पास होना बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है। मोनिका मैम संहिता डिपार्टमेंट में टॉपर है अपने क्लास में। जी सर। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ। एक्चुअली आपने सबको पढ़ाना सिखा दिया। हाँ। पढ़ना सिखा दिया, पढ़ना और सिखा मैम दिया। बोली कि 21 ईयर्स के गैप के बाद पढ़ाई किया, तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन किया। थोड़ा मुश्किल होता है ना, इतना 21 ईयर्स का गैप। हाँ सर, और डिफिकल्ट इसलिए भी होता है कि हमको घर भी संभालना है, सब चीजें संभाल के हमने किया है एक्चुअली। हाँ। जी सर। जी। थैंक यू मैम। तो अभी बोल रहे हैं वातज शारीर व्रण, स्तब्ध कठिन संस्पर्शो मंद स्त्रावो महारुजः, तुद्यते सुरति श्यावो व्रणो मारुत संभवा। मतलब वातज व्रण जो होता है वो निश्चल और कठोर होता है, धीरे धीरे बहता है, पीड़ा बहुत होती है, जैसे कोई सुई से छेद रहा है ऐसा जान पड़ता है, फड़कता है, रंग कुछ काला होता है। ये वातज व्रण हो गया। इसमें पेन बहुत ज्यादा होगा, सुई चुभ होने जैसे, महारुजा, मंद स्त्रावो, तुद्यते जैसे सुई चुभ हो रहे हैं वैसा पेन हो रहा है। और कलर कैसा है तो श्याव व्रणो, है ना, श्याव रंग का होता है। कठिन संस्पर्शो स्तब्ध, ऐसे जो बताया है ये एकदम बेस्ट है जो बताया है। पित्त शरीर व्रण क्या बताया? तृष्णा मोह ज्वर क्लेद दाह दुष्ट्यव्य धारणे, व्रणम पित्त कृतम विद्यात गंधे स्त्राविश्य पुतिकै। और इसमें प्यास बहुत लगती है, पित्त है ना इसलिए प्यास लगती है, मोह होता है, ज्वर होता है, आर्द्रता होती है, दाह होता है, त्वचा का फटना होता है, और दुर्गंधित पीप का स्त्राव होता है। विद्यात गंधे स्त्राविश्च पूतिकैहि, ऐसे बोल रहे हैं, ये लक्षण होते हैं। उसी तरह से कब्बत शारीरिक व्रण बता रहे हैं। बहुपिच्छो गुरु स्निग्ध स्तिमितो मंद वेदना, पांडुवर्णो अल्प संक्लेद शिरपाकी कफ व्रण। कफज व्रण अत्यंत पिच्छल होता है, भारी, चिकना, निश्चल और कुछ पीला होता है। पीड़ा कम होती है, कुछ आर्द्र रहता है और कुछ देर से पकता है। ये कफ के ही सारे सिम्टम दिखाएगा। पिच्छिल होगा, बहु पिच्छो गुरु स्निग्ध स्तिमितो मंद वेदना, पांडुवर्णो अल्प संक्लेद शिरपाकी कफ वर्ण, ऐसे बता रहे हैं। उसके बाद क्या बता रहे हैं? रक्त शरीर वर्ण, रक्त वाला, रक्तो रक्त श्रुति रक्ता द्वित्रिजः स्यात् दन्वयैः। मतलब रक्तज वर्ण लाल होता है, रुधिर का ही स्त्राव हो रहा है इसमें। वातादिकों में से किन्हीं दो के मिले हुए लक्षण मिलने से, द्वंद्वज और सबके मिलने से लक्षणों से त्रिदोषज वर्ण होता है, लेकिन इसमें रक्त का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। टिप्पणी बता रहे हैं कि पृथक पृथक दोषों से संबंध से, दो दोषों के संबंध से और तीनों दोषों के संबंध से रक्तज व्रण 7 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर शारीर व्रण के 15 भेद होते हैं। आतंक दर्पणकार और अजय सुश्रुत ने 15 भेद माने हैं। आतंक दर्पणकार के मतानुसार 15 भेद ये हैं: वातज, पित्तज, कफज, संघातज, रक्तज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, ये 8 भेद हुए। और रुधिर से संबंध से 7 भेद हैं: वात रक्तज, पित्त रक्तज, कफ रक्तज, वात पित्त रक्तज, वात कफ रक्तज, पित्त कफ रक्तज और सन्निपात रक्तज। इस प्रकार 15 भेद हो जाते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि व्रण के दोषानुसार लक्षण लिखते हैं। वातजन्य व्रण स्तब्ध अर्थात कसा हुआ होता है, स्पर्श में कठिन होता है, उसमें स्त्राव भी कम होता है। वातजन्य जो व्रण है उसमें पीड़ा अधिक होती है, तोद और चुभक पड़ती है, चुभ रहा है कुछ तो ऐसे बहुत पेन होता है, और वायु की फड़कन भी होती है। इसके अतिरिक्त वातज वर्ण व्रण शाव वर्ण का होता है। पित्तज व्रण में तृष्णा, मूर्छा, ज्वर, क्लेद, दाह आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। व्रण बुरी तरह फट जाता है और उसमें से अत्यंत दुर्गंध युक्त स्त्राव निकलता है। कफजन्य व्रण बहुत चिपचिपाहट युक्त रहता है, भारी और चिकना होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गीले वस्त्रों से लपेट दिया गया हो, अथवा स्थिर और निश्चल हो, उसमें पीड़ा कम होती है और वह पांडु वर्ण का होता है
और कुछ गीला सा प्रतीत होता है और यह देर से पकता है। इसके बाद में टीकाकार क्या बोलते हैं, द्वित्रिजः स्यादन्वये, मतलब दो टाइप का या तीन टाइप का क्या होता है, रक्ते अस्मिन् दोषे द्वंद्वे च प्रसरम महा द्वित्रिजः स्याद अन्वय रीति, रक्तान्वयनेके दोष द्वंद्वैश्च रक्तान्विते एक एक दोष द्विजो व्रणः रक्तान्विते द्वंद्वजः एवं दोषत्रय अपि रक्त विबंध उहिनीय एवं पंचादशदा प्रसरो दोषाणाम उपगृहीतो भवति अथवा अयमर्थः तदन्वये दोषद्वंद त्रयान्वयी तेन दोषद्वयान्वयेन द्विजो द्वंद्वजो व्रणः दोषत्रयान्वयेन त्रिजः सन्निपातः। मतलब ये बोल रहे हैं कि रक्त का दो दो दोष में और द्वंद्वज में प्रसर होता है, दो दो दोषों में प्रसर होता है। इस बात को स्पष्ट करते हैं द्वित्रिजा इत्यादि से। रक्त युक्त व्रण जो रहता है एक एक दोष से या मिश्रित दोष से होता है। एक दोष से होने वाला व्रण भी रक्त के मिश्रण होने से द्विज कहलाता है। रक्त मिश्रित द्वंद्व दोषों से त्रिज, इस प्रकार त्रिदोष के साथ भी रक्त का संबंध होने से चतुर्जादि समझना चाहिए। इस प्रकार 15 प्रकार का होता है। सुश्रुत में भी कहा गया है कि वातज पित्तज कफज रक्तज, वात पित्तज वात कफज पित्त कफज वात रक्तज पित्त रक्तज कफ रक्तज और वात पित्त रक्तज और वात कफ रक्त पित्त कफ रक्त और वात पित्त कफ वात पित्त कफ रक्त। इस प्रकार से व्रण के 15 भेद हो जाते हैं और शुद्ध व्रण के 16वां भेद माना गया है। शुद्ध व्रण भी एक बोला है, तो शुद्ध व्रण उसमें कोई ये वात पित्त वाला नहीं है। और इसका अर्थ यह भी किया जाता है तदन्वय से दो दोषों के समन्वय से द्विज और द्वंद्वज और तीन दोषों के समन्वय से त्रिजय और त्रिदोषी या सन्निपातज होता है। रक्तजन्य व्रण रक्त वर्ण का होता है, उसमें रक्त का स्त्राव होते रहता है। दो दोषों के संबंध होने से व्रण द्वंद्वज और त्रिदोष प्रकोप से होने वाले व्रण त्रिज कहलाते हैं। यदि यहाँ पर तदन्वयी पद में तत् शब्द से रक्त का ग्रहण कर लें और रक्त से संबंध रखने वाला एक दोषज व्रण भी द्विज कहलाएगा और दो दोषों के संबंध रखने वाला त्रिज दोषज विशेष विवरण ऊपर कह चुके हैं। आप लोग को कुछ कहना है क्या? आप लोगों ने ऐसे व्रण देखा है क्या? ऐसा वुंड देखा है क्या जो पेन वाला हो या दाह वगैरह हो या कफज वाला हो? किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। सर ऐसे मेलानोमा में जैसा बताया गया तो वातज टाइप के व्रण छोटे छोटे मिलते हैं। और जैसे अगर ल्यूकेमिया में अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो मतलब माइलॉइड ल्यूकेमिया में रक्त का जी और लिम्फोइड ल्यूकेमिया में थोड़े से ये वातज ही मिलते हैं। जी, वातज मतलब वातज कैसे बताया, उसमें पेन होता है क्या? अच्छा हाँ पेन मेलानोमा में रहता है सर, लिम्फोइड ल्यूकेमिया में तो नहीं रहता है पेन। जी सर, जी, पेन नहीं रहेगा तो फिर सर कफज जैसा हो जाएगा। पेन ज्यादा रहेगा तो वातज, बर्निंग जी सर। अगर होगा तो वो पित्तज पित्तज फूटा आप हुआ जहाँ होगा वहां तो। पे चाय बहुत अच्छा मिलता है सर। आदित्य सर ट्रेन में है क्या? जी सर जी सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह का ये होता है। अभी ये आचार्य माधवकार जी ने बता दिया है। आप लोग इसके आधार पे देखिए तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। वातज पित्तज कफज व्रण वुंड कैसा होता है, उस हिसाब से आप लोग डायग्नोस कर सकते हैं। दो दोष वाला भी होगा, वातज पित्तज, पेन भी होगा, बर्निंग भी होगा, या पिच्छिल स्त्राव होगा, बर्निंग होगा तो पित्त कफज होगा, या ब्लड आ रहा है तो रक्तज होगा। इस तरह से डायग्नोसिस करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताना है कि कल मैंने एक फोटो भेजा था। एक लेडी पेशेंट है, वो डॉक्टर ही है, तो उनका ना बाल झड़ रहा था। तो बहुत ज्यादा वो ऐसे उनका ना एलोपेशिया यूनिवर्सलिस ऐसे हो गया था। मतलब आईब्रो के भी बाल जा रहे थे, सिर के भी बाल गिर रहे थे और पूरे बॉडी के बाल गिर रहे थे। तो मैंने 101 आवर्ती का नीली भृंगादी तेल मृदुपाकी का नस्य दिया और उसी का मात्रा बस्ती भी दिया। तो आपने फोटो देखा होगा, उनके बाल आ गए 1 महीने में, इतना अच्छा रिजल्ट है। जो मृदुपाकी तेल होता है ना और 101 आवर्ती वाला, वो जल्दी ऑब्जर्व होता है। और जहां पर भी, और इंटरनल दवाइयों में मैंने उनको प्रवाल पंचामृत दिया, क्योंकि अस्थि धातु का मल क्या है, तो केश है और नख है। तो अस्थि धातु को बलवान किया तो उससे मल भी अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने प्रवाल पंचामृत दिया, आम पाचक वटी दिया, उनका दिनचर्या अच्छा किया, और क्षार अम्ल लवण का सेवन ज्यादा था वो बंद करा दिया, और अस्थि पोषक वटी दिया,
कुकुटांग त्वक भस्म दिया, ये सब दिया ना, तो उनके बाल देखिए कितने अच्छे हो गए। और पित्त शामक दिया, जैसे कामदुधा, प्रवाल पंचामृत तो है, गुलकंद के साथ दिया, तो उनके बाल अच्छे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साध्य साध्य लक्षण, पांचवा और छठवा। त्वंग मासज सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः, धीमतो अभिनवः काले सुखे साध्य सुखम व्रणः, गुणैर अन्य महे अन्यतमैर हीनस्ततः कृच्छो व्रणः स्मृतः, सर्वे विहीनो विज्ञस्त्वा साध्यो भूयोरुपद्रवः। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि त्वचा और मांस से उत्पन्न है, मतलब यहाँ पे स्किन का इन्वॉल्वमेंट है और मसल से इन्वॉल्वमेंट है ना। उसके बाद में मर्म स्थानों के अतिरिक्त, मर्म स्थान में नहीं हुआ है, अन्य अंगों में उत्पन्न हुआ है, उपद्रव रहित है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नया व्रण है, एकदम एक्यूट फेज में है। रोगी तरुण और बुद्धिमान है कि वो सारा पथ्य पथ्य पाल रहे हैं। व्रणश्रुति अध्याय में व्रणोपसासनीय उपासनीय अध्याय में जो बताए पथ्य पथ्य वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, मतलब पथ्य पथ्य उस पे एक लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा सुश्रुत संहिता पे में है वो, तो उस पे एक लेक्चर होगा। और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में व्रण हुआ है, जो बलवान ऋतु है उसमें व्रण हुआ है तो साध्य होता है। इनमें से कुछ गुण और कुछ ना हो तो कष्ट साध्य होता है। थोड़े अच्छे चीजें, कुछ निगेटिव चीजें, और उपद्रव होते हैं और इन सब गुणों से विहीन है तो वो असाध्य जानना चाहिए। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि साध्यात्वादिकम महा त्वगित इत्यादि सुखे देशे थे मर्म रहिते देवा अवयवे, अनुपद्रव इति ज्वर तृष्णा उपद्रव रहिता धीमात धीमत इति हिताहितज्ञस्य, काले सुकेति हेमंते शिशिरे च अन्वत अन्यतमैरिति उक्तानां गुणानां मध्ये एकतमैर गुणैः। वर्ण की साध्या साध्यता अवस्था का विवेचन करते हैं। त्वगित इत्यादि सुखदेश अर्थात मर्म रहित स्थान से होने वाला, और अनुपद्रव मतलब उसको ज्वर नहीं हो रहा है, पेशेंट को तृष्णा नहीं है, ऐसा उपद्रव नहीं है। धीमता मतलब हित और अहित को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य का सुख, और शीतादि काल में व्रण सुख साध्य होता है, मतलब वो अपना केयर करता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। अन्यथा में अर्थात पूर्वोक्त सुख साध्यता प्रदर्शक गुणों में से किसी एक के भी न होने से व्रण कष्ट साध्य हो जाता है। व्रणों के साध्य साध्य अवस्था को कहते हैं जो व्रण त्वचा अथवा मांस में हो तथा मर्म रहित स्थान पर अर्थात हृदय बस्ती सिर आदि मर्म स्थान पर हो ना हो, और जो व्रण नौजवान व्यक्ति को हो तो और उस वो व्रण ठीक होता है। लेकिन जो व्यक्ति हृष्ट पुष्ट नहीं हो, वृद्धावस्था में हो, जिसमें रक्त आदि धातुओं की वृद्धि नहीं होती है, तथा व्रण के साथ ज्वर दाह तृष्णा आदि उपद्रव ना उपद्रव हो, तो और जो व्रण पुराना हो गया वह असाध्य होता है। लेकिन जो नया व्रण है और चीर काल में नाड़ी व्रण नहीं बना है, और जो व्रण सुख काल मतलब शीत और वसंत आदि साधारण काल में उत्पन्न हुआ है, तो व्रण सुख सिद्ध किया जा सकता है। इसमें से कुछ गुण हो ना हो तो वो कष्ट साध्य है, और एक भी गुण नहीं है, उसको ज्वर तृष्णा दाह अरोचक बहुत से उपद्रव हैं तो वो असाध्य माना जाता है। ये साध्य साध्यत्व बताएं। अब आते हैं दुष्ट व्रण के लक्षण। नॉन हीलिंग वुंड या नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, वो आप लोगों ने देखा होगा, हील ही नहीं होता है कितना भी आप करिए। तो इसमें बोल रहे हैं पुति पुयाति दुष्टास्त्रिक स्त्राव्य उत्संगी चिर स्थिति दुष्टो व्रणोति गंधादि दुष्ट लिंग विपर्य, मतलब दुर्गंधित पीप से मिला हुआ सड़ा रुधिर निकलता हो, व्रण गहरा हो गया हो, पुराना हो गया हो, शुद्ध व्रण के लक्षणों से विपरीत लक्षण हो, अत्यंत दुर्गंध हो, व्रण स्त्राव वेदना और आकृति भी शुद्ध व्रण के विपरीत हो, तो उसे दुष्ट व्रण समझना चाहिए। दुष्ट व्रण के बारे में बोल रहे हैं। दुष्ट व्रण लिंगम महापुरी पुतिर इत्यादि पुयाति दुष्टाश्रिक स्त्राविति पूय युक्तामति दुष्टम रक्तम सततम स्त्रवतीत्यर्थ उत्संगी कोटरवान चिरस्थितिरत्वेन बहुल दोष संबंधम दर्शयति तथा चोक्तम अनात्मवता मणे मज्ञे शोपक्रांता व्रणः प्रदुष्यन्ति वृद्धत्वा दोषाणम सुश्रुतसूत्रस्थान अध्याय 32 इति दुष्ट व्रण इत्यत्र परिभावित इति शेषः अति गंधादिरिति आदि शब्देन व्रण स्त्राव वेदना कृतयो गृहीता अति शब्देन च विशिष्यते विशिष्यन्ते शुद्ध लिंग विपर्य इति मंक्ष्यमाण शुद्धि लिंग विपरीत पुतित्वादि योगादेव पुति पुया दुष्टास्त्रिक स्त्रावी इति क्वचित पाखे पुति शब्दः पुय दुष्टास्त्रिक विशेषणम। दुष्ट व्रण के लक्षण लिखते हैं कि
पुतिर इत्यादि, जिसमें से पुए स्राव से मिला हुआ अत्यंत दुष्ट रक्त बहता रहे, पुयाति दुष्टास्त्र स्रावी कहते हैं। उत्संग यथा कोटर युक्त हुआ, जिसमें छोटे छोटे गड्ढे या छिद्र बन गए हो। चिरस्थायी पद बढ़े हुए दोषों का संबंध प्रकट करता है। कहा भी गया है कि जो व्यक्ति पथ्यादि व्यवस्था द्वारा अपने आप को वश में नहीं रख सकते और मुख्य मूर्ख वैद्य मन्यों से चिकित्सा करवाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के व्रण बिगड़ जाते हैं और उसमें दोष की वृद्धि हो जाती है। सुश्रुत स्थान स्थान अध्याय 32 इति। दुष्ट व्रण, इसके आगे परिभाषित ऐसा पद जोड़ देना चाहिए जिसका अर्थ दुष्ट व्रण का है, ऐसा समन्वित हो जाता है। अति गंधादि शब्द से व्रण के वर्ण, स्त्राव, वेदना और आकृति का ग्रहण होता है। अति शब्द से इन लक्षणों में उत्कृष्टता या अति शिथिलता पाई जाती है। शुद्ध लिंग विपर्य अर्थात आगे कहे गए शुद्ध व्रण के लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाला होता है, क्योंकि इसमें अत्यंत दुर्गंधित पुए का स्राव होता है, इसलिए तो पुति पुया दुष्टास्त्र स्राव ऐसा विशेषण दिया गया है। किसी से मूल पाठ में पुति शब्द पुए से दूषित रक्त का विशेषण माना गया है। अब दुष्ट व्रण के लक्षण कहते हैं, जो व्रण अत्यंत सड़ा हुआ तथा दुर्गंध युक्त हो, जिसमें अत्यंत दुष्ट रक्त बहता है, जिसमें से बदबूदार पकलहू बहता है या पीप बहता है, जिसके अंदर छोटे छोटे कोटर या छिद्र या गड्ढे पड़ गए हो, जो पुराना हो गया हो, जिसमें से अत्यंत तीव्र गंध उठे, और जो व्रण शुद्ध लक्षणों से विपरीत हो, उसे दुष्ट व्रण कहते हैं। शुद्ध व्रण के लक्षण आगे कहेंगे। आप कंचन मैम थोड़ा नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड के बारे में बताएंगी? कंचन मैम, जी सर। ऐसे वुंड जो हील नहीं होते, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड या ऐसे सादे वाले जो हील नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में बताइए। जी सर। ऐसे काफी पेशेंट होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत बार ना छोटी सी चोट लगती है। चोट मतलब मेरी मम्मी का ही केस बताती हूँ कि मेरी मम्मी को जैसे कड़ची गिर गई थी, एकदम छोटा सा था, मतलब जो कड़ची का टिप रहता है ना, वहां पे वही गिरा था। और अंधेरा था तो उन्होंने उतना मतलब वो अंधेरे में उनका ध्यान ही नहीं रहा, वो कड़ची कब गिर गई, चाय बनाते बनाते वो गिर गई। फिर 2-3 दिन हुए, मैं मुझे फोन किया कि ये मुझे ऐसे ऐसे हुआ। तो उस पे है ना एलोपैथी डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक वगैरह सब चलाया, पर वो 15 दिन तक वो वैसे ही चलता रहा कि हील ही नहीं हो रहा है। उनको ज्यादा पेन नहीं था। हम बार बार पूछते थे उनको कि पेन हो रहा है क्या, नहीं तो बोलते थे नहीं। बहुत बार ऐसे भी होता है, इस केस में ऐसे देखना पड़ता है कि डायबिटिक पेशेंट में मोस्टली नर्व के सेंसेशन बहुत कम होते हैं, तो उनको पेन पता ही नहीं चलता है। और वो फिर ना आ, आ, मतलब दिखने में ऐसे लगता था, आप ऊपर से देखेंगे तो है ही कुछ नहीं है, पर ये आइसबर्ग टाइप होता है ये ऊन। जैसे कि आपको ऊपर बिल्कुल एकदम छोटा सा दिखेगा पॉइंट, जैसे एकदम शर्ट का बटन है ना, उस टाइप का इतना छोटा सा था। पर वो उनका बोलना था ये काफी अंदर बढ़ गया है। तो हमने उसके एक्सरेज कराई, बहुत कुछ कराया। तो उन्होंने उनको लगा कि ये ऑस्टियोमाइलिटिस, मतलब कि ये अस्थिगत विकृति हुई है करके। पर वो एक्चुअली इधर लाने के बाद वो ऐसे नहीं था। उनके केस में ना बहुत पस नहीं था उसमें, हम हर बार उनका ड्रेसिंग वगैरह करा रहे थे। पस बिल्कुल नहीं था, बस स्वेलिंग आ रही थी पैर पे। ऐसे उनका कहना था कि फ्रैक्चर है बोन, पर बोन भी फ्रैक्चर नहीं था एक्चुअली। पर पता नहीं वो हील ही नहीं हो रहा था। और उनका तो अभी टचवुड, वो हमने उनको बेड रेस्ट कराया पूरा कंप्लीट 1 महीने का, प्लास्टर लगा के, तो वो हील हो गया। तो मैंने फिर बाद में पढ़ा भी एक जगह पे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी मैंने कहाँ पे पढ़ा, कि मधुमेह के मतलब जो डायबिटिक वुंड्स होती है, उसको ना बेड रेस्ट की बहुत जरूरत है। मतलब वो पेशेंट को कम से कम उठने दो, वो जो जहाँ पे वो वुंड है वहां पे वो कम से कम हलचल हो, ऐसे मतलब उन्होंने स्पेशली लिखा है। और फिर जैसे व्रण के जैसे उसको ट्रीट करो। और यही शायद एलोपैथ ने वो अडॉप्ट करके उनको, मतलब उन्होंने वो थियरी वो अडॉप्ट करके उन मम्मी को हील किया। एक्चुअली उन्होंने मेडिसिन चलाया कुछ नहीं, बस खाली प्लास्टर डाल दिया था, 3 दिन का एंटीबायोटिक दिया, 7th डे पे वो उन पूरा हील हो गया था, क्योंकि उनको बस खाली वॉशरूम के लिए उठा रहे थे, खाने के लिए उठा रहे थे, और बाकी कंप्लीट बेड रेस्ट मैं यहाँ पे ही लेके आई थी उनको। और फिर 7th डे के बाद फिर उनको मैं मुझे लगा कि ये प्लास्टर हटा देंगे, पर उन्होंने कंप्लीट 1 मंथ के लिए फिर से प्लास्टर कर दिया। वो ऊन हील हो गया, उन्होंने देखा ऊन हील हो गया तो उन्होंने कंप्लीट प्लास्टर डाला। एक्चुअली बाल डॉक्टर बाल करके यहाँ पे एक सर्जन है जो कि स्पेशलिस्ट है डायबिटिक फूड के, उनका ही थ्योरी है ये, और बहुत फेमस डॉक्टर है वो। और मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब
सब जितने भी 4-5 लोगों के ओपिनियन दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर होने की वजह से जितनी पहचान है उन सबके ओपिनियन हम लोगों ने लिए थे कि ये, उन सब ने बोला था कि वो डेब्राइडमेंट लगेगा, वो बोन काटना पड़ेगा, हो सकता है इन फ्यूचर वो एंड अप एम्पुटेशन में हो, मतलब ऐसे ही। पर टचवुड वो हील हो गया। अभी उनका वो रूटीन भी चालू हो गया, सब नॉर्मल तरीके से पैर रखना, चलना फिरना सब चालू हो गया। बाकी भी मैंने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट देखे थे। एक पेशेंट तो मुझे अभी भी याद है, वो 3 साल से उसका ऊन था, खाली चप्पल काटी थी उसको, छोटा सा नई चप्पल थी, फीमेल थी वो भी। तो उनका जैसे ये अपना पैर रहता है ना ऊपर के साइड, जो बेल्ट रहते हैं ना, हम चप्पल के बेल्ट पहनते हैं, वहां पे वो पूरा घाव बना हुआ था, काफी बड़ा घाव था। और वो हील ही नहीं हो रहा था, पूरा मतलब गड्ढे टाइप बन गया था। वहां पे बहुत पस जमता था। उनको रोज ड्रेसिंग करनी पड़ती थी। पहले तो शुरू में उन्होंने एलोपैथ के यहाँ पे जा जाके ड्रेसिंग कराई, फिर वो कंटाल गए कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे उन्होंने खुद होके ड्रेसिंग करना स्टार्ट किया। क्योंकि उनको भी पता हो जाता है, डॉक्टर भी बोल देता है कि अभी आप घर पे ही ड्रेसिंग करो, ये ठीक होने वाला ही नहीं है। मतलब उनके दिमाग में हो सकता है कि ज्यादा तकलीफ हो, ये नेक्रोस्ट होना स्टार्ट हो तो एम्पुटेशन करना पड़ेगा, वो बोल देते हैं सीधे। इतना मतलब उसमें से गंदी स्मेल आती थी, वो निकाल के दिखाती थी मुझे पट्टी, तो बहुत गंदी स्मेल आती थी। वो परेशान हो गए थे, उनको पैर रखना मुश्किल हो जाता था, काम करना मुश्किल हो जाता। और एक दूसरी एक फीमेल थी, तो उनको ऐसे था कि वो गिर गई थी, स्लिप हो गई थी बाथरूम में, तो उनके एंकल साइड में चोट बन गई थी। और उनको वो 10-15 दिन हो गए, वो हील ही नहीं हो रही है। तो वो डॉक्टर के पास गए, फिर वो 10-15 दिन के बाद उनको एंटीबायोटिक चलाया, फिर भी वो हील नहीं हुई। करीब करीब वो 2 साल के बाद वो मतलब ऊंड हील ही नहीं हो रही, इसलिए कुछ आयुर्वेदिक करना चाहिए, इसलिए वो मेरे पास आई थी। पर टचवुड वो केस में ना डायबिटीज नहीं था, तो वो ऐसे भी नहीं था कि उनको वेरिकोज वेन्स है। तो पता नहीं उन्होंने इतना पैर खराब कर दिया था, उसके हिसाब से ये लगा वो लगा कर करके, कि वो पूरा पैर में सेलुलाइटिस हो गया था। वो ऊन भी थी और सेलुलाइटिस भी था। डॉक्टर ने उनको जब 2 साल के बाद बोला कि नहीं अभी इसका सर्जरी करना पड़ेगा, तो वो घबरा के हमारे पास आए थे। उसको भी ठीक किया सर। उसके पिक्चर्स तो मैंने शेयर भी किए थे अपने प्लेटफॉर्म पे। और काफी अच्छे से कुछ कुछ पेशेंट को हम बिल्कुल अच्छे से ठीक करते हैं, शायद वो अच्छे से फॉलो करते हैं इसलिए। कुछ कुछ पेशेंट को नहीं ठीक कर पाई सर। हो सकता है कि उन्होंने फॉलो नहीं किया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ व्रण जो होते हैं वो असाध्य में होते हैं, इसलिए हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। जी सर। जी सही बताया आपने मैम। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। कंचन मैम, प्राउड ऑफ यू, आपने कितना अच्छे से सब किया है। इसमें आरती मैम ने कहा है कि फ्लावर्स का लेप इफेक्टिव है। कौन से फ्लावर्स का मैम? गेंदा? हेलो। हाँ जी मैम, हाँ जी, प्रणाम। जी प्रणाम मैम, बताइए। इसमें मैंने 3 केस किए थे सर। उनका ऑलरेडी सर फिंगर जो रहता है पैर का वो एम्पुटेट हो चुका था, 2 फिंगर्स हो चुकी थी। तो उसमें सर तीसरी उनको बोला था कि पूरा पैर का जो पंजा है वो पूरा निकालना पड़ेगा। तो सर उनको लगातार जो देसी गेंदा का फ्लावर रहता है सर, जो पूजा में यूज होता है, तो सर उसको लगातार, उसको मैंने बोला था ये खुद ही आपने खरल में ना उसका पेस्ट बनाना है, गोमूत्र में, फ्रेश गोमूत्र में। सर गौशाला से गोमूत्र लेते थे हम देसी गाय का। तो सर उसका लेप बनाकर उसको निरंतर 40-45 डेज लगा सर। आज भी उसका पैर है, और पेशेंट में सर डायबिटीज है, बट सर उसका जो पैर है वो सर बच गया है। वो अपने पैरों से खुद चल पड़ता है, जहाँ उसका एम्पुटेशन करना था सर। और एक में उसको लेग लेग तक ऊपर तक आ गया था। तो सर उसमें भी सेम इसी का, गेंदे के फूल का, इसमें गोमूत्र में, जो गोमूत्र रहे वो देसी गाय का गोमूत्र रहे और शुद्ध मतलब जगह से लिया हो सर, इससे फर्क पड़ता है सर। खुद सर बनाए, जो भी मतलब घर पे बनाए, प्रोसेसिंग प्रॉपर उसका घर पे हो। बहुत बढ़िया। सर एक 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 डाउट था सर। हाँ जैसे जलोका को अगर साफ करना हो तो हल्दी के पानी में साफ कर सकते हैं, और हाँ उल्टी करवाना हो तो हल्दी के चूर्ण में। हाँ सही है ना सर? हाँ, और लेकिन सर वो उसको अगर रखना हो ज्यादा रखेंगे तो, तो वो मर जाती है हल्दी के पानी में। अच्छा। और सर उसको अगर रखना हो सेफली और उसका ब्रीड करवाना हो तो आधा पानी और आधा हवा, छेद हो ऊपर, जी ऐसे ऐसे कंटेनर। हाँ, और नमक डालेंगे तो तुरंत मर जाती है, इमीडिएट। जी सर, थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 7 बजे मिलेंगे, अष्टांग हृदयम का जो सेशन होता है उसमें मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।